सबको नमस्कार। आज हम एकांत श्रीवास्तव कृत ठंडे पानी की मशीन शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एकांत श्रीवास्तव का परिचय बना है। वे हिंदी के जाने माने कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवियों में श्री एकांत श्रीवास्तव का प्रमुख स्थान है। हिंदी में एमए पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने के बाद एकांत श्रीवास्तव साहित्य रचना में निरत हो गए। हिंदी में अनेक कृतियों का वे सृष्टा है। उनमें कहानी, उपन्यास, कविता आदि शामिल है। मुख्य रूप से वे कवि के रूप में एक लोक संवेदना के कवि के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। और बीज से फूल तक शीर्षक काव्य संकलन से यह कविता ली गई है। ठंडे पानी की मशीन। और एकांत श्रीवास्तव का जन्म 1964 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में हुआ। एकांत श्रीवास्तव मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को, राग और विराग को बहुत सटीक रूप से चित्रित करने वाले कवि हैं। और प्रस्तुत कविता अत्यंत प्रासंगिक मुद्दे पर आधारित है। कवि इस कविता में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का उल्लेख किया है। कवि ने कविता का इस प्रकार चित्रण किया है। इसे एक दृश्य के साथ कविता का शुभारंभ होता है। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी पीने का पानी बेचता है। दिल्ली हम जानते हैं हमारे देश की राजधानी है। बहुत भीड़-भाड़ भरा, बहुत अधिक आबादी वाली एक शहर है। और इस शहर के एक चौराहे पर कवि खड़ा है और उनके समीप एक आदमी ठंडे पानी बेचता है। ठंडे पानी बेचने वाले इस आदमी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, एक के बाद एक करके बहुत अधिक लोग आते हैं। वे अपनी जेब से 50 पैसे लेते हैं। इस आदमी को 50 पैसे देते हैं। बदले में यह ठंडा पानी बेचने वाला आदमी इनको एक गिलास पानी देता। इस प्रकार एक क्रय विक्रय वहाँ होता। 50 पैसे पर मिलने वाला एक गिलास ठंडा पानी पीकर वे आदमी, वे लोग आगे चलते हैं। और कवि थोड़ी देर एक दृश्य देखता रहता है। देखते हुए वहाँ कवि खड़े हैं और कवि बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता का परिणाम है ठंडे पानी की मशीन शीर्षक एक कविता। कवि सोचते हैं कि आजकल आकाश से बेमोल मिलने वाला पानी भी
एक बिकाऊ वस्तु हो गया है। भूमंडलीकरण के बाजारवाद के इस युग में ठंडा पानी जो आकाश से मुफ्त मिलता है वह एक बिकाऊ चीज बन गया है। हर एक वस्तु को बाजारवाद की दृष्टि से देखने वाली आजकल की जो स्थिति है, देश में आजकल जो स्थिति पैदा हुई है, इस तथ्य की ओर कभी हम संकेत करते हैं। और एक आदमी लोगों को पानी बेचता है, ठंडा पानी, एक गिलास के लिए 50 पैसे पर। बहुत सारे लोग पीते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर लोग आते हैं, पीते हैं, जाते हैं, लेकिन कभी देखते हैं कि एक दंपति वहां आते हैं अपने बच्चे के साथ, और वह बच्चा पानी के लिए हट करता है, क्योंकि वह बच्चा बहुत प्यास का अनुभव करता है। बहुत प्यास से पीड़ित वह बच्चा पानी पीने के लिए हट करने लगता है, रोने लगता है। उसके अभिभावक पैसे के लिए जेब को टटोलते हैं, टटोलने पर कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वे गरीब है, उनकी जेब खाली है। इसलिए वे मां बाप क्या करते हैं, वे अपने बच्चे को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं बिना पानी पिलाए, बिना पानी दिए अपने बच्चे को आगे बढ़ा घसीटने के लिए, आगे चलने के लिए ये मां बाप मशहूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। उनकी लाचारी कवि को अत्यधिक प्रभावित करती है। और ठंडे पानी की मशीन शीर्षक एक कविता इसका आविर्भाव होता है। कवि लिखते हैं कि बाजारीकरण का परिणाम है आजकल ठंडा पानी भी बिकाऊ वस्तु हो गया है, एक कमोडिटी फॉर सेल हो गया है, जो मुफ्त रूप से आकाश से मिलता है या प्रकृति से मिलता है। आजकल की स्थिति देखकर कभी बहुत चकित हो जाते हैं, आश्चर्य से कभी स्तब्ध हो जाते हैं। और कभी कहते हैं कि भविष्य का जल संकट निकट है, भविष्य में एक जल संकट निकट है। भविष्य में होने वाले जल संकट की ओर कवि ने इशारा किया है। कवि संकेत करते हैं कि यदि भविष्य में एक महायुद्ध हो जाए तो वह पानी के लिए होगा, और किसी चीज के लिए नहीं होगा, पानी के लिए होगा। अब तक हम भूख से पीड़ित थे, और आगे हम प्यास से भी पीड़ित होने वाले हैं। इसके लक्षण आज दिखाई पड़ते हैं कहीं कहीं, विशेषकर महानगरों में। हम जानते हैं दिल्ली एक महानगर है, वहां में चौराहे पर ठंडा पानी बेचने वाले इस व्यक्ति को देखकर कवि अत्यंत स्तब्ध हो जाते हैं। आने वाले भविष्य में होने वाले जल संकट की चिंता से कवि ग्रस्त हो जाते हैं, और इस कविता की रचना करते हैं। और कवि कहते हैं कि इस जल संकट का कारण प्रमुख रूप से जल प्रदूषण है। आकाश से हमें, प्रकृति से हमें पानी बहुत मात्रा में मिलता है, लेकिन वह पानी
प्रदूषित हो जाता है। जाने अनजाने हम तालाबों में, नदियों में और कुओं में भी जो पानी है उसको प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण का कारण अनेक प्रकार के कल कारखानों से बहने वाले प्रदूषित पानी को नदियों में बहाना है एक कारण, और दूसरा कारण है कूड़ा करकट कचरा आदि हम पानी में फेंकते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। कई प्रकार के ऐसे कार्यकलापों के द्वारा मानव के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित करने वाले मनुष्य ही बाद में पानी के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। एक गिलास पानी के लिए 50 पैसा देने का जो मौका आ गया है, जो स्थिति आ गई है, यह बहुत विचार करने लायक बात है, चिंतित करने लायक बात है। कभी इस सत्य की ओर, इस स्थिति की ओर इशारा करते हैं, और कभी कहते हैं कि इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता की ओर कवि संगीत करते हैं। हमारे पर्यावरण को विशुद्ध रूप से बनाए रखना हम सबका दायित्व है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी शुद्ध जल, शुद्ध पानी मिलने के लिए हमें सतर्क होकर कार्य करना है। इस सत्य की ओर कवि यहाँ संगीत करते हैं। आजकल लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर पहाड़ों का वो टहाते हैं और वनों का नाश करते हैं, पेड़ों को बेझिझक काटते हैं और कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न कार्यों के द्वारा पर्यावरण के संतुलन को बिगड़ने में के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। वास्तव में एक कार्य हमारे लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार का हमारा जो कार्य है, जो कार्यकलाप है, हमारे लिए अत्यंत विनाशकारी है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। और आज गरीब लोग पानी से वंचित हो जाते हैं। इस सत्य की ओर भी कभी संगीत करते हैं। पानी बेचने वाले उस आदमी के समीप जो गरीब दंपति आते हैं अपने बच्चे के साथ, वे एक गिलास पानी खरीद कर उस बच्चे को पिलाने में असमर्थ है, वो क्योंकि उनकी जेब खाली है। गरीब लोगों के लिए आजकल की जो स्थिति है, बाजारवाद के परिणाम स्वरूप, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हर एक वस्तु को बिकाऊ बनाने की जो मानसिक दशा है, वह बिल्कुल हानिकारक है। इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग गरीब निर्धन लोग हैं। वे पानी के लिए भी आवश्यक, एक गिलास पानी के लिए भी आवश्यक 50 पैसे भी देने में असमर्थ है। इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण का, जल प्रदूषण का प्रभाव या उसका फल सबसे अधिक मात्रा में गरीब लोगों पर पड़ेगा।
क्योंकि उनकी जेब खाली है। जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वे परेशान हो जाएंगे। जो अमीर लोग हैं उन्हें प्रदूषण से विशेष नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनकी जेब भरी पड़ी है, उसमें काफ़ी रुपए पैसे हैं। उस पैसे के बल पर वे ठंडे पानी या गर्म पानी खरीद लेते हैं और इच्छानुसार उपयोग करते हैं। यहाँ कभी संगीत करते हैं कि इस बच्चे को घसीट कर घर ले जाने के लिए रोने वाले इस बच्चे को एक गिलास पानी पिलाए बिना आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाने वाली इस दंपति की जो स्थिति है, जो गरीब दंपति है, उनकी जो दशा है, वह बिल्कुल हमारे मन को झकझोरने लायक है। और अब हम कविता का अध्ययन भी करेंगे। कविता की पंक्तियों का अध्ययन करने के बाद थोड़ी बातें आगे मैं बताऊंगा। ठंडे पानी की मिस्सी। इस कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। दिल्ली के एक चौराहे पर मैं मुझे देखकर डर गया कि जो आकाश से बरसता है बेमोल, जो नदियों में बहता है खुले आम, तो आबह पानी भी बिकाऊ हो गया बाजार में। दिल्ली के एक चौराहे पर, दिल्ली के एक जंक्शन पर मैं मुझसे देखकर डर गया। डर गया मीन्स स्तब्ध हो गया, चकित हो गया। उससे देखकर, उसे मीन्स उस आदमी को जो जल बेचता है। ठंडे पानी का एक मशीन इंस्टॉल करके, जो अर्थात जो वाटर कूलर है उसको इंस्टॉल करके लोगों को ठंडा पानी बेचने वाले उस आदमी को देखकर कवि चकित हो गया। वह आदमी दिल्ली के एक जंक्शन पर है। कवि इस प्रकार सोचता है कि आकाश से बरसता है पानी। आकाश से हम जानते हैं पानी आकाश से बरसता है और हमें पानी मिलता है। उसके लिए हमें दाम दनी नहीं देना पड़ता, पैसा रुपया नहीं देना पड़ता, फ्री मुफ्त पानी मिलता है जो नदियों में बहता है। और आकाश से बरसने वाला पानी मिट्टी पर पड़ता है और हम से वह बहकर नदियों में पहुंचता है। नदियों से वह पानी बहता है खुलेआम, मीन्स ओपनली, फ्रीली वह बहता है। नदियों में हम देखते हैं पानी बहता है खुलेआम, फ्री होकर, सबके लिए वह पानी फ्री है। कोई भी व्यक्ति उस नदी से पानी ले सकता है। वह किसी व्यक्ति का प्राइवेट बात नहीं है, प्राइवेट वस्तु नहीं है। कोई भी व्यक्ति वह पानी ले सकता है। उस नदी से जो पानी लेना चाहता है वह ले सकता है। ये खुलेआम फ्री बहता है। तो आबे पानी भी बिकाऊ हो गया बाजार में। अब कभी सोचते हैं कि यह पानी जो खुलेआम नदियों में बहता है, जो आकाश से फ्री बरसता है, वह पानी यहाँ बिकाऊ हो गया है। बिकाऊ मीन्स फॉर सेल हो गया। आकाश से फ्री मुफ्त मिलने वाला पानी, नदियों से फ्री बहने वाला पानी, वह पानी यहाँ इस महानगर में बिकाऊ हो गया है, फॉर सेल हो गया है। ये गिलास पानी के लिए 50 पैसा। यह देखकर कवि स्तब्ध हो जाता है।
कवि चकित हो जाता है। और आगे कवि लिखते हैं, अगर आपके पास 50 पैसे हैं तो आप एक गिलास ठंडा पानी पी सकते हैं। यदि आपके पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे आपके पास है, तो आप एक गिलास पानी, ठंडा पानी पी सकता है, नहीं तो नहीं, नहीं ये तो नहीं। आपके 5 पैसा है तो आप पानी पी सकता है। मतलब है कि आपकी जेब में 50 पैसे है तो आप एक गिलास पानी उस आदमी से खरीद कर पी सकते हैं। और आगे की पंक्तियां, कितने जन डिडकते हैं इसके सामने, जेबें डडोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को घसीटते ले जाते हैं कि चलो घर चलकर पीना, खुद अपने सूखे पपड़ाए होंठों पर जीभ फेरते हुए। कितने जने टिड़कते हैं। कई लोग वहां आते हैं और वहां उस आदमी के समीप खड़े होते हैं, जेबें डडोलते हैं, जेबें डडोलते हैं। अपनी जेब में पैसा है या नहीं, इस प्रकार जेब डडोलते हैं। और जिनके पास पैसे है वे पानी पी कर जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वे पानी पिए बिना आगे जाते हैं। मां बाप अपने बच्चों को घसीटते ले जाते हैं। इतने में वहां एक मां बाप आते हैं, एक दंपति आते हैं। वह मां बाप क्या करते हैं, उनके पास जो बच्चे हैं उन बच्चों को घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जेब खाली है। उन बच्चों को पानी पिलाने के लिए उनकी जेब में 50 पैसा नहीं है, इसलिए वे उन बच्चों को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं बच्चों को आश्वस्त करने के लिए? इन बच्चों को समझाते हुए, आश्वस्त करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, बच्चों को घसीटते हुए क्या कहते हैं, चलो घर चलकर पीना, चलो चलो घर चलकर, घर पहुंचने पर पानी पीना है। घर में शायद पानी होगा, घर जाकर पानी पीना है, घर पहुंचने पर पानी पीना है। यहाँ से 1 घंटा या 2 घंटा चलना है आगे, उस समय पानी पी सकता है। घर पहुंचने पर पानी पी सकता है, यहाँ से पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उनकी जेब खाली है। एक उल्लेखनीय बात है, उनकी जेब, उनकी पॉकेट खाली है, इसलिए यहाँ पानी पीना असंभव है, पानी पी नहीं सकता। आगे चलना है, जल्द जल्द चलना है, घर पहुंचना है, घर पहुंचने पर वहाँ घर पर पानी पी सकता है। और इस प्रकार कहने वाले माँ बाप क्या करते हैं, खुद मीन्स स्वयं अपने सूखे पपटाए होंठों पर जीभ फेरते हुए, अपने होंठों पर जीभ फेरना, जीभ से, टंग से अपने होंठों को इस प्रकार फेरते हुए वे माँ बाप आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों को घसीटते हुए वे आगे बढ़ते हैं। बच्चे रुआंसा हो जाते हैं, लेकिन ये माँ बाप विवश है, मजबूर है। उनकी मजबूरी कवि को चकचोरती है। आगे की पंक्तियां देखिए, अब तक हम अपनी भूख से लड़ते थे, अब हमें अपनी प्यास से भी लड़ना होगा। ये हम दिखाई नहीं देते वे रास्ते
जिन पर पड़ते हैं गाँव, जहाँ आम नीम बरगद की छाव में बेडोहियों को मिलती थी गुड़ की डलिया और ठंडा पानी। अब तक हम अपनी भूख से लड़ते थे। कभी लिखते हैं कि अब तक हम भूख से लड़ते थे, हंगर से हम लड़ते थे। आज तक हम हंगर से लड़ते थे। खाने के लिए कुछ मिलना है, खाने के लिए क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, किससे मिलेगा, इस प्रकार की चिंताओं से हम ग्रस्त थे आज तक। और आज से लेकर हमें हंगर के अलावा या भूख के अलावा, भूख के अतिरिक्त प्यास के लिए भी फाइट करना पड़ता है। प्यास को मिटाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस सत्य की ओर कवि संगीत करते हैं। एक दृश्य देखकर कवि लिखते हैं, प्यास को बुझाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पानी एक बिकाऊ वस्तु बन गई है। इसलिए कवि कहते हैं, पुराने जमाने में हम जानते हैं, जहां भी पानी उपलब्ध है वहां से पानी लेकर हम पी सकते थे। नदियों से पानी लेकर पी सकते थे, तालाबों से, नदियों से, निर्चरनियों से। जहां पानी उपलब्ध है वहां से हम पानी ले सकते थे और पी सकते थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आजकल स्थिति बदल गई है। जहां पानी आजकल भी है वह पानी प्रदूषित हो गई है। नदियों से, तालाबों से हम पानी नहीं पी सकते, वे सब के सब प्रदूषित हो गए। और कुओं में जरूर पानी है। पुराने जमाने में हम कुओं से पानी लेकर सीधे पीते थे, कोई संकोच के बिना, किसी प्रकार का संकोच नहीं था, कोई व्यक्ति ने हमें नहीं रोकता था। लेकिन आजकल स्थिति बदल गई है। आज हम कुओं से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि कुएं के मालिक हमें रोकते हैं। क्योंकि कुएं का मालिक जानता है कि हमें पानी मुफ्त देने से उसे पैसा नहीं मिलेगा। यदि वह कुएं का पानी, वह आदमी यदि उस कुएं के पानी को बेचता है विभिन्न कंपनियों को, या इस प्रकार पानी बेचने वाले लोगों को बेचता है, तो उसे पैसा मिलेगा। 1 लीटर पानी के लिए 1 रुपया या 2 रुपया, इस प्रकार हमको उसे पैसा मिलेगा। इसलिए आजकल हम कुओं से पानी नहीं ले सकते। स्थिति पूर्णतः बदल गई है या बदल रही है। इस सत्य की ओर कवि ने संगीत किया है। आज अब इसलिए कवि लिखते हैं, अब तक हम भूख से लड़ते थे, हंगर से हम लड़ते थे। पेड़ फलने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वह भोजन मिलने के लिए हम लड़ते थे, फाइट करते थे, संघर्ष करते थे, हम भागते थे, इधर उधर भाग दौड़ करते थे। आज तक कवि आगे लिखते हैं कि यहाँ दिखाई नहीं देते वे रास्ते जिन पर पड़ते हैं गाँव, जहाँ आम नीम बरगद की छाव में बिडोहियों को मिलती थी गुड़ की डलिया पर ठंडा पानी। कवि लिखते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देते
आजकल यहाँ इस महानगर में या शहरों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या वे रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं? इस प्रकार के रास्ते, इस प्रकार के सड़क दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिन पर पड़ते हैं गांव, जिन रास्तों के निकट गांव होते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, उन सड़कों के आसपास उनके दोनों किनारे गांव होते हैं, उनमें गांव वाले रहते हैं। उन गांवों में और वे गांव वाले क्या करते थे? वे गांव वाले आम, नीम, बरगद, मैंगो ट्री, नीम ट्री और बरगद, इनके नीचे उनकी छाव में, उनकी छाया में वे क्या रखते थे? बेडोगियों के लिए, यात्रियों के लिए, जो लोग उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी रखते थे। मिट्टी के पोट में, मिट्टी के बर्तनों में वे लोग ठंडे पानी को लाकर, पानी लाकर वहां रखते थे। मिट्टी के बर्तनों में ठंडा पानी वहां रखते थे, उन पेड़ों के नीचे रखते थे, उन पेड़ों की छाया में रखते थे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो लोग उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, पैदल जाते हैं या बैलगाड़ियों में जाते हैं या अन्य मोटर गाड़ियों में जाते हैं, वे लोग मुफ्त पी सकते हैं। मुफ्त मतलब के फ्री, बिना पैसा देकर ये यात्री लोग पी सकते हैं। इस उद्देश्य से गांव वाले पुराने जमाने में वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे ठंडा पानी रखते थे, मिट्टी के बर्तनों में। और उन बर्तनों के समीप, पानी के समीप क्या रखते थे? गुड़ की डलियां रखते थे, पीसेस ऑफ जागरी वे रखते थे। छोटे छोटे पीसेस, छोटी छोटी डलियां रखते थे। देश के पानी पीने के साथ साथ एक छोटी डली लेकर मुख में डालना और बहुत माधुर्य प्रतीत अनुभव होना। मधुरिमा का अनुभव होने के लिए वे लोग यहाँ पेड़ों के नीचे पानी के साथ साथ छोटी छोटी डलियां भी रखते थे, गुड़ की डलियां रखते थे। गुड़ माने यानी जागरी वहां रखते थे। और ये सब कार्य गांव वाले मुफ्त करते थे, फ्री देते थे, पैसे के लिए नहीं, रुपये पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं। वहां कोई आदमी भी नहीं होता था ये देने के लिए, ये बेचने के लिए। ये सवेरे सवेरे गांव वाले वृक्षों के नीचे एक मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी रखते थे, उसके समीप एक छोटी डिबिया में गुड़ की छोटी छोटी डलियां भी रखते थे। जो लोग वहां से होकर गुजरते थे, विशेषकर पैदल जाने वाले लोग, वहां से होकर गुजरने पर क्या करते थे? वे थके हारे लोग ये पानी देकर वहां से पानी स्वयं लेकर पीते थे
और उसके बाद एक छोटी डली भी लेकर मुख में डालकर बहुत प्रसन्नचित्त होकर थोड़ा विश्राम करने के बाद वहां से आगे निकलते थे, आगे बढ़ते थे। वह स्थिति आज दिखाई नहीं देते, इस प्रकार कवि लिखते हैं। यहां कवि बहुत दुखी और खिन्न है। वह सुवर्ण काल निकल चुका है। जो लोग इन यात्रियों की सुविधा के लिए पारस्परिक सौहार्द की मनस्थिति के कारण, प्रेम और भाईचारे की मनस्थिति के कारण इस प्रकार के कार्य करते थे, वे लोग भी आज बाजारीकरण के परिणाम स्वरूप, मार्केटाइजेशन के परिणाम स्वरूप विचलित हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। लोगों के दिलों में ऐसा परिवर्तन आया है कि पानी भी बेचकर पैसा कमाने का एक युग आ गया है, एक दौर आ गया है। यह देखकर कवि इस प्रकार लिखते हैं। पुराने जमाने में इस प्रकार के लोग बहुत भले आदमी गांवों में होते थे और वे मुफ्त पानी देते थे, गुड़ की डलियां देते थे यात्रियों की सुविधा के लिए। ये सब गांव के सड़क के किनारे स्थित छाया देने वाले पेड़ों के नीचे रखते थे। जो यात्री आते हैं वे स्वयं ये सब ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह मानवीय सौहार्द की स्थिति, यह मानवीय स्नेह की स्थिति आज तिरोहित हो रही है, आज विलीन हो रही है, बहुत तेजी से विलीन हो रही है। तीव्र गति से एक स्थिति अप्रत्यक्ष हो रही है। इस सत्य की ओर कवि हम संकेत करते हैं और कवि बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। आजकल कवि कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति आज नहीं देखने को मिलती और बहुत चिंता का विषय है, चिंता की बात है। और आगे की पंक्तियां देखिए। गुड़ की डलियां अब चाहे न हो, मगर मिलेगा आज भी फूल कांस के लोटे में ठंडा पानी। गुड़ की डलियां आज विलीन हो गई, आज दिखाई नहीं पड़ते। आज भी सड़क के किनारे इधर उधर पानी मिलेगा, वृक्षों के नीचे या छाया देने वाली ऐसी कुछ पेड़ों के नीचे जरूर पानी मिलेगा आजकल भी। लेकिन वहाँ स्थिति जरा भिन्न है। क्या भिन्नता है? वहाँ पानी मिलने वाला गिलास फूल कांस का है, मतलब है कि बहुत डेकोरेटेड ग्लासेस है, या बर्तन बहुत सुंदर है। मिट्टी का गिलास नहीं, मिट्टी का बर्तन नहीं, गिलास और अन्य बर्तन बहुत सुंदर है, बहुत फूलों से सुसज्जित या फूलों के चित्रों से सुसज्जित गिलास है, सुसज्जित बर्तन है। और ये बर्तन में, इन बर्तनों में बेचने वाला पानी, मिलने वाला पानी, उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आज भी पानी मिलेगा लेकिन पैसा देना पड़ता है।
पुराने ज़माने में जो लोग पानी मुफ्त देते थे, मुफ्त रखते थे, सवेरे सवेरे पानी लाकर मुफ्त रखते थे पेड़ों के नीचे, उन लोगों के पोते पोतियां आज क्या करते हैं? आज उसी पानी को बहुत सुंदर गिलासों में डालकर उंडेल कर बेचते हैं, थोड़े रंग या स्वाद मिलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर या किसी प्रकार का आकर्षक रूप देकर वे बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। एक गिलास पानी के लिए 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये कमाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन आज हो रहा है और इस परिवर्तन के मूल में कवि ने संकेत किया है सुरूर बाजारवाद। बाजारवाद वास्तव में भूमंडलीकरण का उपोत्पाद है या भूमंडलीकरण का अंग है, पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब इसके परिणाम स्वरूप लोगों की मनस्थिति में परिवर्तन आया है। लोगों की मानसिक दिशा में, उनके चिंतन में बहुत अधिक परिवर्तन आया है, चेंज आया है। और लोग सोचते हैं कि पानी मुफ्त देने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सौहार्द और भाईचारा मिलेगा, इसके अलावा रुपए पैसे नहीं मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से कुछ नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे बाजारवाद के प्रभाव के फलस्वरूप ये लोग सोचते हैं कि यही पानी कुछ आकर्षक रूप में, कुछ स्वाद मिलाकर, कुछ रंग मिलाकर सुंदर गिलासों में देने से रुपया पैसा दे प्राप्त कर सकता है, कमा सकते हैं। इस प्रकार अर्थ प्रधान युग का आगमन हो गया है। कभी कहते हैं कि मानवीयता का विनाश, मानवीय मूल्यों का विनाश और अर्थ प्रधान मूल्यों का आविर्भाव हो रहा है। अर्थ को, धन को प्रमुखता देने वाला एक युग आ रहा है, हो रहा है। इस प्रकार कवि यह संकेत करते हैं। और यह मन परिवर्तन या यह चेंज ऑफ माइंड वास्तव में बाजारवाद का परिणाम है, कवि संकेत करते हैं। हम देखते हैं, हम इधर उधर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी भी चीज़ से, कितनी भी छोटी क्यों न हो, उस चीज़ से पैसा कमाना, धनार्जन करना, धन प्राप्त करना लक्ष्य हो जाता है। और उस स्थिति में स्वभावतः, सहजतः मानवीय मूल्य, सौहार्द, करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा आदि मूल्य धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, विनाश के कगारों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये मूल्य यह बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है। और पिछले कुछ दशकों से, 2-3 दशकों से एक स्थिति तीव्र गति से हो रही है, एक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। छोटी से छोटी वस्तु से भी पैसा कमाना अर्थ प्रधान युग का एक लक्षण है। अर्थ को, धन को प्रमुखता देना, संपत्ति को प्रमुखता देना, संपत्ति कमाना किसी भी मार्ग से, किसी भी प्रकार से, यह परिवर्तन हम देखने को मिलता है। इसलिए कवि लिखते हैं, पुराने ज़माने में मुफ्त पानी और गुड़ की डलियाँ प्राप्त था, लेकिन आजकल पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है, लेकिन उसे
पैसा देना पड़ता, रुपया पैसा देना पड़ता। यह परिवर्तन आजकल का एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय देखने लायक परिवर्तन है। इसलिए कवि इस प्रकार लिखते हैं और हम कवि आने वाले संकट की ओर विशेष रूप से संकेत करते हैं। भविष्य में जल का अभाव, जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है। हम जानते हैं अफ्रीका के कुछ देशों में पानी के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। मतलब है कि प्रत्येक परिवार को या प्रत्येक व्यक्ति को अमुक मात्रा में पानी मिलेगा। उदाहरण के लिए एक परिवार को या एक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 लीटर पानी मिलेगा या 20 लीटर पानी मिलेगा, इतना मात्र। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है आजकल अफ्रीका के कुछ देशों में। यह स्थिति हमारे देश में भी हो सकती है भविष्य में। इसलिए कवि चेतावनी देते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जल शोषण की ओर भी कवि संकेत करते हैं। और इस संदर्भ में इस तथ्य की ओर भी विचार करना असंगत नहीं होगा, बिल्कुल संगत है। हम जानते हैं कुछ साल पहले पालक्काड़ जिले के प्लाचिमड़ा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जल शोषण करने के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया, विद्रोह किया और परिणाम देखा उस कंपनी ने उस प्रक्रिया को बंद कर दिया। इस प्रकार के तथ्यों की ओर भी हम विचारना संगत होगा। और कवि का और एक मैसेज है कि संदेश है कि हमें वर्षा जल को जहाँ तक हो सके उसको संरक्षित करना है। वर्षा जल का संरक्षण हमारा दायित्व है, हमारी आवश्यकता है। आकाश से, प्रकृति से हमें बड़ी मात्रा में जल मिलता है, पानी मिलता है, लेकिन प्रायः वह जल नष्ट हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। उस जल को संरक्षित करना, उसका संरक्षण हमारा दायित्व है। इस प्रकार कवि कहते हैं और बताते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को हमें बचाना है, उनके लिए भी पानी सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। और कवि हम अपनी आशंका प्रकट करते हैं और कवि कहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हमारा दायित्व है। इस कविता के द्वारा कवि बताते हैं कि प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रकृति को असंतुलित न होने देना हमारा दायित्व है। इस प्रकार का संदेश इस कविता के द्वारा देते हैं कवि। और एक कविता बिल्कुल प्रासंगिक है क्योंकि यह कविता अत्यंत ज्वलंत एक समस्या की ओर संकेत करते हैं। विभिन्न दृष्टियों से देखने पर एक कविता अत्यंत प्रासंगिक है, बहुत रेलेवेंट कविता है। इन शब्दों के साथ मैं हम समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।